अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दुआ सैयद एंड आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। जो लोग मेरे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं लेक्चर्स बनाती रहूं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि और जितने भी लोग हैं जो मेरे लेक्चर से कुछ सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो सीख सकें। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का जो वर्ड है उससे काफ़ी सारे जो न्यू भी डिज़ाइनर्स होते हैं वो डर जाते हैं कि ये वर्ड है और क्लाइंट हमें कहता है कि आपका फ़ॉन्ट ठीक नहीं है। कोई आपको आपका जो फीडबैक आता है उस पर आपको लोग कहते हैं आपकी टाइपोग्राफी वीक है, तो वो ये है कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 90% ऑफ द प्रॉब्लम इन द डिज़ाइन इज़ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी सही आपकी हो जाएगी एंड आई एम नॉट सेइंग कि इस वीडियो के बाद ठीक हो जाएगी, होगी वो आपकी एक्सपीरियंस के बाद, ज़्यादा काम देखने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, इंटरनेट पे देखने के बाद और जितने ट्यूटोरियल्स हैं टाइपोग्राफी पे उसको देखने के बाद, तब आपकी टाइपोग्राफी बेहतर होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमने यहाँ से शुरू करना है, ये मिस्टेक्स हमारी है, इनको हमने इम्प्रूव करना है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने आपसे पूछा कि टाइपोग्राफी क्या होती है और जब आप टाइपोग्राफी का वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब दिया कि टाइपोग्राफी एक सोल है, टाइपोग्राफी एक एक्सप्रेशन है, टाइपोग्राफी डिज़ाइन की जान है, जानू है। तो ये सारे जो कमेंट्स मैंने पढ़े मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई गॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय कि आप लोग टाइपोग्राफी को किस तरह से हर बंदा डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा है। और मैं यहाँ बताती चलूँ कि टाइपोग्राफी का लिटरल मीनिंग है टाइपो मीन्स फॉन्ट, लेटर, वर्ड एंड ग्राफी मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉन्ट्स और लेटर्स और वर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके देखें तो टाइपो वर्ड जो है वो टाइप से निकला है। जब हम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे होते हैं इसको हम टाइपिंग कहते हैं। और ग्राफी वर्ड्स ग्राफिक से निकला है, तो जब हमने वर्ड मिलाया जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। सो typography is a word combination of fonts and visual representation of those letter words and forms। ठीक है, और इसको अगर हम सिंपल ज़बान में आपको मैं बताऊं तो इसका मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो आप लेटर्स या वर्ड्स या फॉन्ट्स लिख रहे हैं उसकी जो अरेंजमेंट है, उसकी जो प्लेसमेंट है, उसकी कितनी स्पेसिंग है, कितनी कर्निंग है, कितनी लेडिंग है, वो सारी चीज़ें जो हैं एक कैनवस पे जब वो अरेंज होती हैं कस्टमाइज तरीके से डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से या डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम टाइपोग्राफी कहते हैं। अक्सर लोग टाइपोग्राफी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। टाइपोग्राफी उनका वो यही बोलते हैं कि हमें टाइपोग्राफी नहीं समझ आती, हमें नहीं समझ आता कि कौन सा फॉन्ट कब यूज़ करना है, हमें ये नहीं समझ आता कि हमारे क्लाइंट को वो फॉन्ट क्यों पसंद आता है जो हमें पसंद नहीं आ रहा होता। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज डिज़ाइन इज सब्जेक्टिव, राइट। तो जब आप सोच रहे होते हैं कि मेरे लिए ये फॉन्ट या मेरे डिज़ाइन में ये फॉन्ट ठीक लग रहा है, हो सकता है कि आपके किसी फेलो डिज़ाइनर को वो फॉन्ट ठीक ना लग रहा हो। तो आपने ऐसा कोई मिडल ग्राउंड क्रिएट करना होता है जहाँ पे आप क्लाइंट को उसकी प्रेफरेंस का फॉन्ट भी देते हैं, उसकी प्रेफरेंस की टाइपोग्राफी भी देते हैं, और जो आप सोच रहे होते हैं या आपका डिज़ाइन एस्थेटिक कह रहा होता है आप वो भी करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया क्लाइंट को समझाने का। बट जब हम लोग टाइपोग्राफी पढ़ते हैं तो इस लेक्चर के बाद ऑब्वियसली मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगी टाइपोग्राफी के। 19 रूल्स ऑफ टाइपोग्राफी क्या है। जब आप 19 रूल्स ऑफ टाइपोग्राफी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, ये रूल्स फॉलो करने और इसके मुताबिक हमने डिजाइन करना। गुड टाइपोग्राफी, ये बड़ा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि गुड टाइपोग्राफी किस तरह पता चलती है कि अगर फॉन्ट अच्छा यूज किया है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स अच्छी है, तो यस, गुड टाइपोग्राफी का मतलब है कि आपका जो फॉन्ट है वो रीडेबल है। ठीक है, उस फॉन्ट का जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट है वो बोल्ड है, देख के एकदम से वो पढ़ा जा रहा है या उस पे आंखों पे जोर देना पड़ रहा है इस फॉन्ट पे। ठीक है, तो गुड टाइपोग्राफी तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। फिर आ जाती है लिजिबिलिटी इन टाइपोग्राफी। लिजिबिलिटी का क्या मतलब है, डिफरेंस क्या है लिजिबिलिटी में और रीडेबिलिटी में। डिफरेंस ये है, लिजिबिलिटी जो है टाइपोग्राफी में, इसका सिंपल जो बात है, सिंपल जो मतलब है वो ये है, जब आप किसी चीज को देखें
आपको समझ आ जाए कि क्या लिखा है। लेजिबिलिटी क्या है? जब आप किसी चीज को देखें तो आपको समझ आ जाए कि उस पे क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड, दिस इज लेजिबिलिटी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइपोग्राफी। गुड टाइपोग्राफी हमने क्या पढ़ा है? गुड टाइपोग्राफी है कि जिसमें आपका फॉन्ट रीडेबल हो। लेकिन नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं कि लेजिबिलिटी भी जरूरी है। इसका मतलब रीडेबिलिटी रीडेबिलिटी होती है जो देख के आप पढ़ें, लेजिबिलिटी क्या होती है? जो देख के आप समझें। ठीक है। अब जब मैं ये वाला डिजाइन निकालती हूँ तो उसको देख के आप थोड़ा सा, ऑब्वियसली ये आपके लिए नया डिजाइन है तो आप इसको देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, फिर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या पढ़ा जा रहा है? डिजाइन इज समथिंग न्यू। ठीक है, ये एक वे बनाया है, डिजाइन इज समथिंग न्यू। अब मैंने इसी डिजाइन को रेप्लिकेट कर लिया है, तो रिपीटिशन की वजह से अब हम दोबारा पढ़ते हैं। डिजाइन इज समथिंग न्यू, डिजाइन इज समथिंग न्यू। मतलब आप देखें कि आपकी जो आई फ्लो है, ये जो आपकी आई का फ्लो है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर आपकी आंखों का जो फ्लो है वो इस तरह से नहीं चल रहा, हो सकता है किसी का आई का फ्लो यहाँ से शुरू हो जाए। जब वो यहाँ से शुरू होगा तो आई गेस देयर विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक इन रीडिंग, बिकॉज हम लोग राइट टू लेफ्ट रीड नहीं करते। कुछ लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, डिजाइन इज समथिंग न्यू। ठीक है, लेकिन मैं नीचे से पढ़ रही थी, डिजाइन इज समथिंग न्यू, डिजाइन इज समथिंग न्यू। ठीक है, हर बार आपकी आंख डिफरेंट तरीके से परसीव करिए। तो ये लेटर्स की अरेंजमेंट ऐसी है कि आपकी आई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट्स मूविंग इनटू अ डायरेक्शन ऑफ द अपर वेव एंड लोअर वेव, अपर वेव एंड लोअर वेव। जब आपकी आई इंजॉयबल तरीके से आपका टेक्स्ट रीड करती है तो उसकी लिजिबिलिटी अच्छी है, उस फॉन्ट, उस टाइपोग्राफी की legibility is good, then it's considered as good typography. Now, अब हम उस डिजाइन को और रेप्लिकेट कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारी आई किस तरह मूव करती है। So now our eye is moving from D, because हम लोग को इतनी आदत हो गई है डिजाइन ड ड ड से पढ़ने की, तो डिजाइन इज समथिंग न्यू, यहां तक खत्म हो गया। डिजाइन इज समथिंग न्यू। ठीक है, तो आप देखें कि हर बार आपकी आई डिफरेंट वे लेके पढ़ रही है, बट द रीडिंग ऑफ फॉन्ट, द रीडिंग ऑफ टाइपोग्राफी इज वेरी एंजॉयबल बिकॉज योर आई इज मूविंग अप एंड डाउन। डिजाइन में जब आपकी टाइपोग्राफी में आप पढ़ते हैं या आप देखते हैं, समझते हैं, जब तक आपकी आई जो है कैनवस पे, it's not moving like this, it's not coming back to the original point, it means your typography is bad because your eye is stuck to some point. चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं लेजिबिलिटी की। इसको देख के आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ पढ़ा जा रहा होगा ऑब्वियसली, लेकिन एकदम से नहीं पढ़ा जा रहा। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स की बात की कि टाइपोग्राफी में आप अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ हो, जैसे ये लिखा हुआ है कम्युनिकेशन थ्रू डिजाइन, ये एक सिंपल टेक्स्ट है, फॉन्ट भी सिंपल है और इसमें कोई श्वें 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 नहीं हुई हुई, तो आपको ठीक लग रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, सब कुछ है और इट्स अपीलिंग बिकॉज ऑफ द रेड सर्कल इन द बैकग्राउंड, ये एक डिजाइन, इट्स गुड। बट अगर मैं इसमें कुछ लेटर्स को चेंज कर दूँ, उनकी अरेंजमेंट चेंज कर दूँ, उनकी रोटेशन चेंज कर दूँ, उनको अपसाइड डाउन कर दूँ, रिफ्लेक्ट कर दूँ, तो मेरे वर्ड में तो कोई फ़र्क नहीं आया, मैं फिर भी उसको कम्युनिकेट थ्रू डिज़ाइन पढ़ रही हूँ। ऐसा क्यों है? मैंने इतने ज़्यादा उसमें से वर्ड्स को रिफ्लेक्ट, अप एंड डाउन, अपसाइड डाउन, ये सब कुछ कर दिया, बट उसकी रीडेबिलिटी, उसकी लेजिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब क्या हो रहा है, अगर मैं आपको पहले ये दिखाती तो आप देख के कहते कम्युनिकेट थ्रू डिजाइन लिखा हुआ है, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप लोग कह रहे हैं कम्युनिकेट थ्रू डिजाइन लिखा हुआ है। ये है टाइपोग्राफी।
ये है सिंपल फॉन्ट, ये है टाइपोग्राफी, ये है सिंपल फॉन्ट। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स बट इन अ रीडेबल एंड लेजिबल वे, इट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। जहाँ पे मेरे वर्ड का मतलब नहीं बदला और मैंने अपने लेटर्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज भी किया। कितने लेटर्स को अरेंज किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छे खासे मैंने लेटर्स को अरेंज किया। उसमें क्यों फर्क नहीं आया? मतलब हमें एकदम से वो पढ़ने में मुश्किल क्यों नहीं हुई? हमें पढ़ने में मुश्किल इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो इस तरह से फंक्शनलाइज्ड है बाय नेचर कि अगर हमारा पहला वर्ड और आखिरी सॉरी पहला लेटर और आखिरी लेटर बिल्कुल सीधे सीधे हों, मतलब सी और ई ऐसे ही लिखा हुआ हो, तो हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ इस लेटर को पढ़ता है और इस लेटर को पढ़ता है और वो वर्ड को खुद ही जोड़ के बना देता है। कम्युनिकेट वर्ड इतना कॉमन है कि जब आप उसको ये देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कम्युनिकेट लिखा हुआ है, तो आपका जो ब्रेन है वो पढ़ता है इस वर्ड को, लेटर को और इस लेटर को, और बीच का जो सारा पार्ट है वो उसको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन करके खुद ही से ज्वाइन करके बता देता है कि ये वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डी का लेटर और एन का लेटर स्ट्रेट, बट ई एस आई जी एन जो है वो ई भी ठीक है, लेकिन एस आई जी एन जो है वो ऑपोजिट है। ऑब्वियसली आई पे कोई फर्क नहीं आया क्योंकि वो एक जैसा ही है, एस और जी जो है वो उल्टे हैं और रिफ्लेक्टेड है। लेकिन हमारे ब्रेन ने क्या किया, उसने इस डी को पढ़ा और इस एन को पढ़ा और ज्वाइन कर दिया, इसलिए हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। हमें हमें रीडिंग में कोई मसला नहीं हुआ। हमें देखते ही समझ आ गया कि हमारे कैनवस पे लिखा हुआ है कम्युनिकेट थ्रू डिज़ाइन। कम्युनिकेट थ्रू डिज़ाइन के जो लेटर्स को हमने अरेंज किया, हमने ऊपर नीचे करके उसको दिखाया, लेकिन बिकॉज इट्स टाइपोग्राफी और हम उस पर एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं जब तक आपकी लेजिबिलिटी ख़राब ना हो रही हो। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों ऐसा है कि कुछ फॉन्ट जो है वो बहुत लेजिबल होते हैं, मतलब देख के समझ आ जाते हैं, और कुछ जो फॉन्ट हैं वो इलेजिबल होते हैं, जो देख के पढ़ के भी समझ नहीं आते। उसको पढ़ते हुए आपकी आंखें दुखती हैं, आपको समझना पड़ता है, आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है टू सम एक्सटेंट, तो आप फिर छोड़ ही देते हैं। आप कोशिश कर रहे होते हैं कि सिंपल से सिंपल फॉन्ट चूज किया जाए, जैसे मायरेट प्रो या एरियल यूज कर लिया जाए। हम क्यों सोच रहे होते हैं? क्योंकि वो बहुत लेजिबल फॉन्ट्स हैं एज कम्पेयर जो पुराने वक्तों में बाइबल्स प्रिंट होती थी, पुराने वक्तों में जो बुक्स प्रिंट होती थी ओल्ड इंग्लिश के टेक्स्ट में होती थी, क्योंकि ये ब्लॉक्स बनते थे, मेटल के छोटे छोटे लेटर्स के ब्लॉक्स बनते थे। डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, हाउ लेटर फॉर्म्स आर मेड इन एंशिएंट एरा, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्रीज नजर आएंगी कि उन्होंने मशीन्स में किस तरह से एक एक वर्ड का ब्लॉक बना के उस ब्लॉक को पेपर पे रख के प्रेस करते थे। तो ये सारे ये लेटर बाय लेटर जो है वो मैनुअल प्रिंटिंग हुई हुई है। अब आपको ये टेक्स्ट इतना खास समझ नहीं आ रहा होगा, पीपल फॉर नो इन द एंड द बिफोर हैंड ऑल द बेटर द, बट पूरा पढ़ा ही नहीं जा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैनुअल प्रिंटिंग हुई हुई है, तो थोड़ी बहुत इंक इधर उधर हुई हुई है। दूसरा ये फॉन्ट इतना इलेजिबल है, इतना इलेजिबल है कि ये फॉन्ट देख के समझ के दिमाग लगा के भी हमारी आंखें दुख रही हैं कि अच्छा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। और होली मतलब ये ऑब्वियसली इसमें कुछ लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी क्योंकि ये बाइबल का पेज है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जो एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी होती है वो सिर्फ आप फ़ॉन्ट को अच्छे तरीके से यूज़ करें, बुरे तरीके से यूज़ करें तभी होती है। ऐसा नहीं है, अगर आप फ़ॉन्ट को बिल्कुल सही तरीके से भी यूज़ करें लेकिन आपका फ़ॉन्ट ही इलेजिबल होगा, फ़ॉन्ट ही मुश्किल से पढ़ा जाएगा, तो फिर आपका सारा जो डिज़ाइन है वो भी इलेजिबल ही कंसिडर किया जाएगा। एंड इलेजिबिलिटी इन टाइपोग्राफी, इलेजिबिलिटी इन डिज़ाइन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज गुड। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग लेजिबिलिटी में और रीडेबिलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी दोनों तकरीबन एक जैसी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया इससे पहले, लेजिबिलिटी क्या होती है? इंजॉयबल रीडिंग। लेजिबिलिटी क्या होती है? देख के समझ आ जाए, मतलब अंडरस्टैंड। और रीडेबिलिटी क्या होती है? पढ़ा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए। लेजिबिलिटी समझा,
रीडेबिलिटी पढ़ा। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीडेबिलिटी खराब है आपके टेक्स्ट में, आपके लोगो में, आपकी बुक कवर में, आपकी कॉपी राइटिंग में, आपकी मैगजीन डिजाइन में, तो जो देखने वाला बंदा है वो कहेगा कि जब इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा तो मैं क्यों उस चीज पे अपना टाइम जाया करूं। और लेजिबिलिटी, जब कुछ समझा ही नहीं जा रहा इस चीज में तो फिर मैं इसको देख के क्या करूं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडेबिलिटी की जब हम बात करें और एग्जांपल लें कि जब आप लोग फॉन्ट्स को आउटलाइन में लेते हैं, दिस इज हार्डर टू रीड देन दिस, तो दिस इज हार्डर टू रीड बिकॉज ये स्ट्रोक में फॉन्ट है। तो आपने सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि अपना जो फॉन्ट है उसको कभी भी स्ट्रोक में यूज नहीं करना। अवॉइड फॉन्ट स्ट्रोक। बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं कि हम बोल्ड कर लेंगे या इम्पैक्टफुल कर लेंगे, एम्फेसिस देने के लिए हम लोग अपने टेक्स्ट को स्ट्रोक लगा देते हैं। तो ऑनेस्टली जितना आप स्ट्रोक लगाते हैं फॉन्ट को, वो उसकी रीडेबिलिटी खराब करता है। अब ये तो फिल में नहीं है, ये तो सिर्फ स्ट्रोक लगा हुआ है और उसमें एम्प्टी स्पेस है अंदर, फिर भी इट्स रियली हार्ड टू रीड, इट्स रियली हार्ड टू रीड देन दिस, बिकॉज this is fill and this is enjoyable reading. Enjoyable reading is considered as good readability. अच्छा, your text can be on a dark background but it shouldn't need a stroke. आप अपने टेक्स्ट का जो कलर है उसके कंट्रास्ट में बैकग्राउंड रख दें। मतलब अगर वाइट टेक्स्ट है तो ब्लैक बैकग्राउंड रख दें, वाइट टेक्स्ट है तो डार्क ब्लू बैकग्राउंड रख दें, वाइट टेक्स्ट है तो डार्क रेड बैकग्राउंड रख दें। लेकिन अगर वाइट टेक्स्ट है और येलो या लाइट ऑरेंज या लाइट पिंक बैकग्राउंड रखेंगे और फिर स्ट्रोक लगा देंगे तो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दैट्स आर रियली बैड प्रैक्टिस। एंड क्लाइंट और ये सारे जो ट्रेंड्स हैं डिज़ाइन के, दे आर नॉट हैप्पी विद द डिज़ाइन जिसमें फॉन्ट के साथ उस पर स्ट्रोक लगा हुआ। और मुझे जो पोर्टफोलियोज काफ़ी सारे रिसीव हुए इसके अंदर लोगों ने फॉन्ट के अंदर स्ट्रोक भी लगाया हुआ है, तो प्लीज़ प्लीज़ ये मत कीजिएगा। दिस कंसिडर्ड इज वेरी वेरी चीप एंड बैड डिज़ाइन। लोअर केस एंड अपर केस, समटाइम्स आप लोग को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम लोअर केस का जो टेक्स्ट है वो कब यूज़ करें और अपर केस का टेक्स्ट है वो हम कब यूज़ करें। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें जब लोअर केस काम करता है, काफ़ी सारे ऐसे डिज़ाइंस में अपर केस काम करता है। होता क्या है, जब आप किसी भी टेक्स्ट को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो एक डिज़ाइन के अंदर आपके पास मेन हेडिंग होगी। मेन हेडिंग में आपके पास इतना शायद बड़ा टेक्स्ट हो, ठीक है, इतना आपका, ये आपका मेन हेडिंग का टेक्स्ट हो गया। और उसके बाद आपका कोई बॉडी टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपका बॉडी टेक्स्ट है। यहाँ आपकी कोई पिक्चर आ गई, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई छोटा टेक्स्ट आ गया और यहाँ पे आपका कोई लंबी लाइन आ गई, यहाँ पे आपके पास कोई एक और इमेज आ गई, ठीक है। मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ। तो ये देखें आपके पास एक, तो ये लेआउट बन गया। जो आपके डिज़ाइन में ये वाला टेक्स्ट होता है और ये वाला टेक्स्ट होता है जो कि पैराग्राफ की फॉर्म में होता है, ये पैराग्राफ वाली फॉर्म में जो आपका टेक्स्ट होता है, इसको आप लिखते हैं लोअर केस में, क्योंकि पैराग्राफ जो है वो कभी भी अपर केस में नहीं लिखा जाता। अगर आप लिखेंगे तो आप उसकी रीडेबिलिटी खराब कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा है आप लोगों के लिए, लेकिन इसको कहते हैं बॉडी कॉपी। पैराग्राफ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, इसको कहते हैं बॉडी कॉपी, ठीक है। और बॉडी कॉपी या कॉपी फिटिंग, ठीक है, ये वर्ड्स हैं। अगर आप इसको सर्च करें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या है। मैंने आपके सामने बड़ा सिंपल सा लेआउट बनाया है, मैं दोबारा से बना लेती हूँ कि अगर हमारे पास एक, ये समझें, ये हमारे पास पेज है, ये हमारी हेडिंग है या उसको हम मास्ट हेड कह लें, ठीक है, हाउ टू, ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। उसके बाद ये शायद हमारे पास इमेज आ गई, ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गई, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। जब हम लोग वायर फ्रेम्स बनाते हैं तो हम इस तरह से लेआउटिंग करते हैं। ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास, यहाँ दूसरी इमेज आ गई। अब इसके अंदर ये जो ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, ये इट्स बेटर कि आप इसको लोअर केस में लिखें।
क्योंकि दिस इज इन अ पैराग्राफ फॉर्म और इसका पॉइंट साइज छोटा होता है। जब आपके टेक्स्ट का पॉइंट साइज छोटा होता है तो उसका मतलब है कि आपकी जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती जाती है। तो उसकी कम जब वो हो रही है तो उसकी रीडेबिलिटी खराब ना हो, हम लोग लोअर केस यूज करते हैं। लोअर केस आपने बहुत बार सुना होगा, कैप्स ऑन कैप्स ऑफ के, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है डिजाइन के अंदर कि अगर आप लोअर केस हेडिंग में यूज करेंगे तो क्या होगा, आपके डिजाइन का जो जो मेन हेडिंग है उसका वो जो इम्पैक्टफुल बात होती है ना कि आप कोई एक हेडिंग पढ़ रहे हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपने हेडिंग में लोअर केस यूज नहीं करना है, आपने बॉडी टेक्स्ट में यूज करना है। ऑब्वियसली आप हेडिंग में यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर बीइंग एक्सपेरिमेंटल, बट this is not a good practice when you are actually trying to learn something from basics। अच्छा, इसी का ऑपोजिट करते हैं तो अपर केस आपका बन जाएगा यहाँ पे शामिल होगा, क्योंकि मैंने उधर ऊपर भी लिखा है हाउ टू, ये मैंने अपर केस में लिखा है। और अगर आपने अभी भी अपर केस में ही कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो टेक्स्ट 2 लाइनों से ज्यादा का ना हो, ठीक है, इतनी लाइंस का टेक्स्ट ना हो। इतनी लाइन के टेक्स्ट पे आप अपर केस यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो रीडेबिलिटी है वो खराब होगी। क्वेश्चन क्वेश्चन ये होगा आप लोगों के जहन में कि अच्छा क्या रीजन है, क्यों हम तो ये भी पढ़ रहे हैं, हम तो ऊपर भी पढ़ रहे हैं, हमें तो दोनों ठीक लग रहा है, आप पता नहीं क्यों कह रही हैं कि आपको ठीक नहीं लग रहा। इसका जो सबसे अच्छा बड़ा मजे का जो रीजन है वो ये है कि अगर आप नोट करें, लेट मी जस्ट जूम इन, अगर आप नोट करें कि ये जो टेक्स्ट है इसकी जो आई है हमारी किस तरह मूव हो रही है, ठीक है, इसी तरह मूव हो रही है ना हमारी आई इसके अंदर। दूसरा वर्ड को देख लेते हैं, यहाँ से यूं आई मूव हो रही है हमारी, ठीक है, यूं आई मूव हो रही है। इस पे देख लेते हैं हमारी आई कैसे मूव हो रही है। ये हमने अभी लेजिबिलिटी इन टाइपोग्राफी में यही देखा था कि हमारी आई फ्लो कैसे चल रहा है, ये फ्लो चल रहा है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और अपने अपर केस में देखते हैं, तो हमारी आई मूव कर रही है ऐसे, क्योंकि ना तो इसके फॉन्ट्स या उसके ऊपर नीचे कोई डिफरेंस है, ना इसकी स्पेसिंग में कोई डिफरेंस है, तो हम सारे लेटर्स को ब्लॉक फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जब आपका वर्ड या आपके लेटर्स या आपका कोई भी ऐसा फॉन्ट आपने यूज किया हुआ है जो कैप्स लॉक ऑन में है और आपने उसको पैराग्राफ की फॉर्म में यूज किया हुआ है, तो वो आपको इजीली रीडेबल नहीं होगा, बिकॉज उसकी हाइट और विड्थ एवरीथिंग एवरी स्पेसिंग इज इक्वल, और आपकी आई फ्लोई मूव नहीं कर रही, आपकी आई को फ्लोई मूव करना लाजमी है व्हेन योर आई इज एंजॉइंग टू रीड। आपने इतना ज़्यादा टाइट स्पेसिंग नहीं रखनी, ये वाली भी लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है और ये वाली भी बहुत ज़्यादा है। होता क्या है, जब आप ये वाला टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो योर आई जस्ट गेट इरिटेटेड बाय द लोअर लाइन विच इज एक्चुअली रियली क्लोजर टू द अपर वन। तो आप इन दो लाइंस के बीच का जो स्पेस है उसको इतना रखें कि आपकी आई अपर लाइन एंड लोअर लाइन इन दोनों को कोलाइड ना करे, और आपके जो माइंड है वो इजीली आपके सारे पैराग्राफ्स और लेटर्स को रीड कर ले। अच्छा, जब आप ये कहेंगे कि अच्छा हम ज़्यादा लूज़ कर लेते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी आई जो है वो देख रही होगी और स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम तब भी होती है। प्रॉब्लम तब क्यों होती है, क्योंकि जब हम लोग, अगर आप लोग कॉन्शियसली सोचेंगे ना तब आपको समझ आएगी। जब हम लोग ये लाइन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ ली। अब मैं यहाँ से जब यहाँ आ रही हूँ ना अपने दोबारा नेक्स्ट लाइन पे, तो वो इतनी ज़्यादा स्पेस है कि जो हमारा ब्रेन और हमारी आई है इट गेट टायर्ड व्हाइल रीचिंग हेयर। हमारी आँख और हमारा जो दिमाग है वो थक जाता है जब वो अगली लाइन पे आए। फिर इसको पढ़ें, फिर यहाँ पे आके दिमाग की बस हो जाएगी, अब वो फिर अगली लाइन पढ़ने का क्या कहते हैं, कहेगा कि जो ठीक है ये मैं बाद में पढ़ लूँगा, या मैं बाद में देख लूँगा। ये आपका माइंड जो है इन सारी चीज़ों को इर्रेलेवेंट करके आपकी मेमोरी से निकाल देगा। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं हम तो पढ़ सकते हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है,
लेकिन अगर ये तो मैंने आपको 3 लाइनें दिखाई हुई है ना, वो भी इतना क्लोज़ करके दिखाई हुई है, तो आपको आसानी से पढ़ा जा रहा है। जब आप लोग जो नॉवेल्स होते हैं या जो बुक्स होती हैं, कोर्स बुक्स होती हैं, जब आप वो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि जब 15-20 लाइनें एक साथ लिखी होंगी, वो टाइट लाइन स्पेसिंग के साथ होंगी, तब इरिटेट होगी आई आपकी, और जब वो लूज़ लाइन स्पेसिंग के साथ होगी, तब आपकी आई और आपका ब्रेन थक जाएगा। वो उस ब्रीथिंग स्पेस को वो इतना ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, वो कहेगा अब मेरी हिम्मत नहीं आगे पढ़ने की। इसको एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करके मुझे बताएगा कैसा है या नहीं है। समटाइम्स नहीं होगा, समटाइम्स होगा, बट दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ प्रॉब्लमैटिक when we are putting text and our reader, our client, our audience is unable to absorb the information, unable to memorize the information just because of these important factors. अब मैंने उसी लाइन स्पेसिंग को और टाइट कर दिया है, ठीक है, और उसी लाइन स्पेसिंग को बहुत ही ज्यादा लूज कर दिया है। फर्क देखें, अभी तो हमें ये भी टाइट ही लग रही थी और ये भी हमें लूज लग रही थी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और एक्सट्रीम पे जाएं तो अब ये और टाइट हो गई है और ये और लूज हो गई है। और एक और चीज अगर आप नोट करें कि लेटर्स के दरमियान आपस में जो स्पेसिंग है, ये भी हमने इधर कम कर दी है और ये हमने इधर ज्यादा कर दी है। यहाँ पे हमारे लेटर्स के बीच की जो स्पेसिंग थी वो तो इट वाज नॉर्मल, लेकिन अगर आप लेटर्स की स्पेसिंग को भी कम कर देंगे या लेटर्स की स्पेसिंग को भी ज़्यादा कर देंगे, समटाइम्स आपको लगता है कि स्पेसेस ज़्यादा होने से आपका इजी रीडेबल या इजी टेक्स्ट लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? सेम रीज़न जो मैंने अभी आपको पहले दी है। रीज़न क्या है कि आपकी जो आई है वो इन सारे वर्ड्स को एक साथ पढ़ के, चले एक तो पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, लेकिन जब 100 वर्ड्स एक साथ पढ़ने होंगे तो योर आई विल नॉट बी एबल टू रीड इट एंड योर आई विल बी वेरी टायर्ड एंड दैट्स टायरिंग इफेक्ट एक्चुअली कॉज प्रॉब्लम्स इन योर डिजाइन। बट इफ यू पुट सो मच स्पेस, ये देखें एक एक ब्लॉक की स्पेस है, एक एक ब्लॉक की स्पेस है एक एक लेटर के दरमियान में, तो ये जो एक एक ब्लॉक की स्पेस है ये आपके माइंड को थका देती है और आपके ब्रेन को कहती है अच्छा यू नीड अ ब्रेक डूड, अब नहीं पढ़ा जा रहा, चलो चलो कल पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे। तो आपने अपने ऑडियंस को भगाना नहीं है अपने टेक्स्ट की वजह से, आपने उनको एंगेज रखना है। एंगेज एंगेज कैसे रखेंगे? try to be very neutralize and try to neutralize your work by not putting so much space, not uh, uh, subtracting so much space, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं डालें और बहुत कम स्पेस भी नहीं डालें। ये चीजें आपको शायद आपने की हो लेकिन आपको पता ना हो, आप लोग सही स्पेस यूज करते हो लेकिन आपको सही स्पेस करने का रीजन नहीं पता हो। तो ये रीजन है कि योर आई इज एक्चुअली द मेन फैक्टर ऑफ टाइपोग्राफी। जब आप टाइपोग्राफी की बात करते हैं तो आपकी आंख जो है वो उसको किस तरह से परसीव करिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैंने आप लोगों से इंस्पायर होके, आप लोग के पोर्टफोलियो से इंस्पायर होके एक डिज़ाइन बनाया है और मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है और मैं इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डालूंगी, क्योंकि आप लोगों ने भी इस तरह के इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन मुझे भेजे हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा जो है बिजी बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है, फॉन्ट्स ऐसे यूज़ किए हुए हैं कि बस ना ही पूछें, स्ट्रेच किया हुआ है इमेज को। और उसमें आपने क्या किया हुआ है, आपने जो स्क्रिप्टिव फॉन्ट्स है उसको आपने कैप्स लॉक में भी लिखा हुआ है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं आप लोगों से इंस्पिरेशन लेती हूँ और देखती हूँ कि मैं आप लोगों से इंस्पिरेशन लेके कैसे डिज़ाइन करती हूँ। तो सी कि मामा चीज़ेज़ हमने जो है वो अपना टाइटल रखा है और उसका जो फॉन्ट है इट्स कर्ली फॉन्ट बट एट द सेम टाइम इट्स कैप्स ऑन, क्योंकि आप लोगों ने यूज़ किया तो मैंने कहा मैं भी यूज़ करके देखूं। और उसके बाद जो नीचे वाला फॉन्ट है वो किस तरह से यूज़ हुआ हुआ है, वो स्ट्रेच हुआ हुआ है, क्योंकि फॉन्ट स्ट्रेच करना तो हमारे फ़ोन में शामिल है। एज अ डिज़ाइनर जब तक हम फॉन्ट स्ट्रेच नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं बन सकते। फिर हमारे पास आ जाती है जो एक इमेज हमने गूगल से उठा के यहाँ पे चिपका दी है और उस इमेज को हमने स्ट्रेच कर दिया है, अपना स्ट्रेच करके हमने ये कह दिया ये जो इमेज है, ये जो प्यारा सा आर्ट वर्क है ये मैंने खुद बनाया, ये मैं इसको ऑन करती हूँ। फिर हमने वेलकम लाइन दी है अपने इतने खूबसूरत से बैकग्राउंड के ऊपर, जिससे मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मेरे पूरे यूट्यूब पे सब इस डिज़ाइन को देखेंगे। तो
उसके बाद मैंने इसके ऊपर अपना बॉडी टेक्स्ट डाला हुआ है वाइट कलर में, लाइट बैकग्राउंड, बिजी बैकग्राउंड के ऊपर वाइट फॉन्ट और वाइट कलर और वाइट जो है वो टाइपोग्राफी जो है, इट्स लुकिंग अमेजिंग। मतलब क्या बात है मेरी, मैं जो हूँ सबसे वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइनर हूँ, टाइपोग्राफर हूँ, और मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, ऊपर मैंने जितना भी सब कुछ आपको पढ़ाया है, दैट्स जस्ट नथिंग। और आप इस डिजाइन को देखें, ये डिजाइन है और इस डिजाइन के साथ आपने चलना है, क्योंकि दैट्स द बेस्ट डिजाइन अभी तक का मेरा, और मैं इसको अपने पोर्टफोलियो रिव्यू में भी डालूंगी, ताकि आप लोग इस डिज़ाइन पे बताएं कि क्या-क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या-क्या चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं। अच्छा, अपनी टाइप को आप और ज़्यादा रीडेबल कैसे बना सकते हैं? ये लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी, दैट्स द टू पिलर्स ऑफ टाइपोग्राफी। अगर आपको दो पिलर्स का नहीं समझ आता, तो आप इसके ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। आपको ये पिलर्स रखने पड़ेंगे अपने टाइपोग्राफी, अपने डिज़ाइन के अंदर। और ये पिलर्स अगर कमज़ोर है तो आपका पूरा डिज़ाइन फॉल कर जाएगा। ये पिलर्स अगर स्ट्रांग है तो आपका पूरा डिज़ाइन होल्ड रखेगा 50-60 साल तक, आप जितना भी इसको चाहें। तो हाउ टू मेक योर टाइप मोर रीडेबल? हाँ जी, ये सारी चीज़ें हैं। उप्स, 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 व्हाट इज़ हैपनिंग? वेट, लेट मी जस्ट गो। ये तो मुझे लगता है गुस्सा ही कर गया मेरा पीडीएफ। हाँ जी, तो अगर हम लोग अपने काम को और ज़्यादा रीडेबल बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये फैक्टर्स होंगे जो मैंने पेन डाउन कर लिए हैं आपके लिए। फर्स्ट इज़ लेआउट, ठीक है? आपके जो डिज़ाइन का लेआउट है उसमें ग्रिड कैसे यूज़ हुई है, इसमें व्हाइट स्पेसेस का इस्तेमाल कैसे है, व्हाइट स्पेसेस हैं भी या नहीं। व्हाइट स्पेस का मतलब होता है नेगेटिव स्पेस, जहाँ जो स्पेस आपकी यूज़ नहीं होती है हम उसको व्हाइट स्पेस कहते हैं। लेआउट आपका सही नहीं है, पूरे पेज पे एक साइड पे सारा कुछ हुआ हुआ है, बाकी पूरी स्पेस जो है वो खाली है, बैलेंस नहीं है, तो आपका लेआउट जो है वो अच्छा कंसिडर नहीं होगा। अलाइनमेंट आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है रीडेबल या लेजिबल वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें सिग्निफिकेंस है अलाइनमेंट की, क्योंकि अगर अलाइनमेंट नहीं है तो आप इस पेज पे ही देख लें कि इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट सिर्फ ज़रा सी ऑफ है, तो यहाँ से ये जो पूरी अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सारी एक तरह से बिल्कुल आउट हो गई है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्पेस या 2 स्पेस दे दी है दिखाने के लिए कि ये वाली स्पेस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने इस स्पेस को छोड़ना नहीं है। आपका जो अगर आपने लेफ्ट अलाइनमेंट की है, तो आपके जितना भी टेक्स्ट है या जितनी भी आपकी लाइन स्पेसिंग है, वो इसी जगह से शुरू होनी चाहिए, जिस जगह से पहला लेटर शुरू हो रहा है। स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं कि वो लेफ्ट अलाइनमेंट चूज़ करते हैं, फिर आगे जाके सेंटर हो जाती है, फिर लेफ्ट हो जाती है, फिर कहीं राइट हो जाती है। ऐसे नहीं करना, या तो लेफ्ट चूज़ करें या राइट चूज़ करें या सेंटर चूज़ करें। और अगर आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं सेंटर और लेफ्ट का या सेंटर और राइट का, तो उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए, ऐसी हवा में नहीं आपने यूज़ करना। तो अगर मेरा जो ये पेज है इट्स लेफ्ट अलाइन्ड, क्योंकि ये सारा लेफ्ट है, बट ये मैंने स्पेस आप लोग की वजह से ये निकाली हुई है ताकि आप लोग को अलाइनमेंट चुभे, आपको लगे कि यहाँ पे अलाइनमेंट की मिस्टेक है। तो ये जो स्पेस है ये डेलिबरेटली क्रिएटेड है। प्लीज़ कमेंट में मुझे ये नहीं बोलेगा कि हाँ, खुद तो अलाइनमेंट आपने की भी नहीं है और हमें आप बता रही हैं अलाइनमेंट क्या होती है, पहले जाके खुद सीखें या फिर हमें सिखाएँ। तो ये एक सार्केज़्म था। अच्छा, न्यू पैराग्राफ्स। आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो जो पैराग्राफ है वो एक ही पूरे उस पे नहीं होना चाहिए, पेज पे नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ्स का मतलब ये होता है कि ब्रेक करके आप लिखें। आपकी रीडेबिलिटी तब खराब होती है जब आप 600-700 वर्ड एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं। अगर आप उन्हें 600-700 वर्ड्स को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें, तो आपको पढ़ने में जो पढ़ना पड़ रहा है, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, उसको पैराग्राफ के बीच में जो है वो स्पेस मिलेगी, सोचने की, समझने की, और एक नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा रहा है तो उसको कोई थकावट नहीं होगी। लेकिन अगर एक ही उस पे लिख देंगे, कोई उसमें ब्रेक ही नहीं है, कोई पैराग्राफ ब्रेकर्स नहीं है, तो दैट्स नॉट रीडेबल बिकॉज़ दैट इज़ एक्चुअली टायरिंग योर आईज़। लाइन लेंथ, मेजर लाइन लेंथ, मैं आपको मेजर लाइन लेंथ बताती हूँ कि मेजर लाइन लेंथ क्या होता है। मेजर लाइन लेंथ होता है कि आपका जो पैराग्राफ है या तो वो बहुत ही छोटा है, मतलब पैराग्राफ की जो लेंथ लेंथ क्या होती है। आप लोग एक तो इतने मासूम सवाल होते हैं कि हम ये डाउनलोड कैसे करें, अपलोड कैसे करें, तो मुझे हुआ कि मैं आपको बता दूं। ये लेंथ है, ठीक है, ये हाइट है,
हाइट इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी लेंथ का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो जो लेंथ है, लाइन लेंथ, वो बहुत ज़्यादा भी छोटी ना हो, वो बहुत ज़्यादा भी लंबी ना हो। वो इतनी कंफर्टेबल हो कि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ तक, तो आपको कोई मसला नहीं हो रहा। इवन दिस इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर मी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कंफर्टेबल लाइन लेंथ है। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, बट ये वाली लाइन लेंथ किसी के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है और ये वाली लाइन लेंथ भी किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं है। जस्ट बिकॉज लेट मी जस्ट read it out like readability refers to the ability to easily read to line a block of legible text is difficult to read but readability is length by element and line length। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ बहुत तेजी से क्योंकि मुझे वो जल्दी 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 दे रहा है। अब मैं इसको पढ़ रही, readability refers to the ability to easily read a line block of text। eligibility text is difficult to read but readability is also influenced by alignment and line length। left align helps a reader to quick scan from the end of one line length beginning of the next line। ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा सा ठहर ठहर के क्योंकि वो मुझे इतना ज्यादा एक उसमें दे रहा है कि मैं चलो पढ़ रही हूँ और मुझे टाइम मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का भी। This is more readable for me। Readability refers to the ability to easily read a line or block of text। Illegible text is difficult to read, but readability is also influenced by alignment and line length। Left alignment helps the reader quickly scan from the one end line of text to the beginning of the next। Similarly, if lines are too long, it theoretically makes it more difficult for the reader to scan the beginning of the next line। I theoretically because there is some evidence that this is less of an issue online in the printed form। आप लोगों ने देखा it's not been scripted, it's not been like I practice or something, but it's something built in my brain that कि मैंने उसको ठहर के पढ़ा, मैंने उसको मुझे इवन इस टेक्स्ट के बाद को पढ़ने के बाद मुझे ये भी पता चल गया कि इस पर लिखा हुआ क्या है और इसको पढ़ने के बाद मुझे पता है कि मैंने कहाँ कहाँ ब्रेक्स लेने हैं। इधर भी मैं पढ़ रही थी लेकिन ये थोड़ा-सा जल्दी में पढ़ा जा रहा था और ये तो बिल्कुल ही नहीं सही पढ़ा जा रहा था। लेकिन जब वो ऑकवर्डली लॉन्ग हो, ऑकवर्डली लॉन्ग का मतलब है जब वो थोड़ा-सा ऐसे लंबा हो कि लाइन लेंथ इतनी लंबी हो कि वो आप पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, वो कोई ब्रेक ही नहीं आ रहा। तो फिर क्या होता है जब इतनी लाइन लेंथ इतनी लंबी हो जाए, तो यहाँ से जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो मुझे भूल जाएगा कि मैं सेकंड लाइन पे थी या थर्ड लाइन पे थी, थर्ड पे थी या फोर्थ पे थी। और जब आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा ना तब आप बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आप फोर्थ पे जाएँ, फिफ्थ पे जाएँ। यहाँ से जब यहाँ पर आएँगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज़्ड। तो readability refers to the ability easily read a line or block of text। Illegible text is difficult to read, but readability is also influenced by alignment and line। And now I'm confused। अगर यहाँ पे चले ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है तो मुझे पता है। अगर मैं ये पहली बार पढ़ रही होती तो आई डेफिनेटली गेट कंफ्यूज कि अच्छा मुझे इधर जाना है या इधर जाना है। तो इसीलिए आपकी लाइन लेंथ बहुत छोटी या बहुत लंबी ना हो क्योंकि रीडर को जो है वो डिफिकल्टी ना हो पढ़ने में या फिर वो कंफ्यूज ना हो। ये कुछ फॉन्ट्स के नाम हैं, जॉर्जिया, वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, आपने सुने ही होंगे। इनका जो मकसद है वो ईमेल्स के अंदर, क्योंकि हम लोग ईमेल्स में भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप लोग देख लें, आपको फ़ायदा होगा। तो क्योंकि अगर आप ईमेल्स टाइप करते हैं या आप लोग इस तरह की प्रोफेशनल किसी के लिए ईमेल्स वगैरह भी लिखते हैं, किसी के मैनेजर हैं, तो आपकी जो ईमेल है वो रीडेबल होनी चाहिए। अगर आप फ़ोन पे ईमेल चेक कर रहे हैं या आप डेस्कटॉप पे ईमेल चेक कर रहे हैं तो दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो आपकी ईमेल का फ़ॉन्ट इतना रीडेबल होना चाहिए कि हम फ़ोन पे चेक करें, डेस्कटॉप पे चेक करें, उसका हमें कोई जो पढ़ने वाला बंदा है उसको कोई मुश्किल पेश ना आए। जॉर्जिया जो है वो आपकी ईमेल को सबसे ज़्यादा रीडेबल बनाती है क्योंकि एक तो ये सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है। सैंस सेरिफ और सेरिफ फ़ॉन्ट का जो फ़र्क है, डिटेल्ड फ़र्क है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे हम मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि किसी लेटर की फ़ॉन्ट की विड्थ एंड हाइट जो है वो इक्वल ना हो, तो हम कहीं से पतला कहीं से मोटा हो। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं है बट सिंपल सा एक रीज़न है कि हम इसको क्यों सेरिफ फ़ॉन्ट कह रहे हैं। तो दिस विल मेक ईमेल्स मोर रीडेबल। जॉर्जिया जो फ़ॉन्ट है, आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसमें पढ़ा होगा। अच्छा, वर्डाना फ़ॉन्ट है, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, ये सेरिफ फ़ॉन्ट है, ये सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट जो है उसकी विड्थ हाइट सब सेम होती है। तो वर्डाना जो है वो भी आपकी ईमेल्स को रीडेबली दिखाता है, ये भी आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एरियल है वो आपकी ईमेल्स को जो है वो थोड़ा-सा हार्ड होता है पढ़ना, जब आप एरियल यूज़ करते हैं अपनी ईमेल में। अच्छा, क्यों हार्ड है? क्योंकि हमारा जो एरियल फ़ॉन्ट है उसकी आप लेटर के बीच में जो स्पेसिंग है वो देखें, वो कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। और
इसका अगर हम लोग डी देखें और इसका हम डी देखें, कुछ खास ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे तो ये आपको स्क्रीन शेयर में नज़र आ रहा है, अगर आप लोग वर्दाना और एरियल को साइड बाय साइड रख के देखें तो इनके जो इनकाउंटर्स हैं, इनकाउंटर्स क्या होते हैं, ये जो अंदर की जो स्पेसेस हैं, ये वाली जो स्पेसेस हैं, ये वर्दाना से कम है, और इनके जो लेटर की स्पेसिंग है आपस में, ये वर्दाना से कम है। ठीक है, इसलिए ये हार्ड होता है पढ़ना। हेल्वेटिका का भी सेम यही रीज़न है कि काउंटर स्पेसेस जो हैं वो, काउंटर क्या होते हैं, ये जो बीच में, ये जो हम लोग बचपन में इंक पेन से अपने वर्ड्स को, बुक को ख़राब करते थे ना, ये वो चीज़ है, काउंटर्स कहते हैं। तो ये भी इसलिए हार्ड है। Now again, I will again revise this for you guys that legibility is how well you see the letters. Legibility क्या है, जितने देख के आप उसको कितना समझ सकते हैं और आप कितना आराम से उसको देख के बता सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और रीडेबिलिटी क्या है कि आप कितनी आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, बेशक वो लॉन्ग पैसेजेस हों और बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ हुए हुए हों, उसकी विजिबिलिटी डिफरेंट हो, तो जो उसका एक्सपीरियंस है, रीडर का जो पढ़ने का एक्सपीरियंस है, वो बहुत इंजॉयबल होना चाहिए। लेजिबिलिटी हाउ वेल यू सी द लेटर्स, आप किस तरह से देख के परसीव करते हैं, देख के समझते हैं। रीडेबिलिटी आप देख के उसको पढ़ते हैं, पढ़ के आप उसको समझते हैं। अच्छा, ये भी ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कलर थ्योरी में मैंने आपको बता तो दिया था बेसिक्स, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक लेक्चर कलर थ्योरी पे ये बात समझ नहीं आएगी, तो इस पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो फॉन्ट है ना, वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट है, रीडेबल है, दिस इज चेक। ब्लैक पे वाइट, इट्स रीडेबल, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास ये चॉइस है तो आप इसको अवेल करें, लेकिन दिस इज रीडेबल। डार्क बैकग्राउंड पे डार्क कलर, दिस इज नॉट रीडेबल। डार्क बैकग्राउंड, डार्क कलर। ठीक है, मैं कोई एक डार्क पेन ले लेती हूँ सो दैट आप लोग को डीपली समझ आ जाए। डार्क बैकग्राउंड पे डार्क कलर का फॉन्ट, इट्स अनरीडेबल। और अगर हम इसको इन्वर्स भी कर दें तब भी ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, डार्क ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ये सारे आपस में नहीं चलेंगे। तो ब्लू अगर आपने रखा है और इसके अगर ऊपर आप वाइट टेक्स्ट रख देते हैं तो वो ज़्यादा रीडेबल होता। ब्लू रखा है तो ब्लैक टेक्स्ट रख रहे हैं, ब्लैक कलर का टेक्स्ट रख रहे हैं, तो वो बिल्कुल रीडेबल नहीं होगा। तो इससे हमें समरी क्या मिलती है कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो है जी बहुत डार्क कलर का, दिस इज नॉट टू मच डार्क, लेट मी जस्ट पुल आउट सम डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, आपका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा डार्क कलर का है, इसके ऊपर आप ला रहे हैं जी ये वाला ब्लू, और मैं इससे कुछ लिख लेती हूँ फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट लिखा है, अब मैं वाइट से ही लिख लेती हूँ वही चीज़ फॉन्ट। ठीक है, और मैं यहाँ लिख लेती हूँ येलो से भी। एक और हम डार्क कलर यूज़ कर लेते हैं। उप्स, उप्स। ठीक है, तो अब आप देखें, खुद एग्जाम्पल देख लें कि नज़र आ रहा है ना आपको कि ये भी हमने कलर लिया है, ये भी कलर लिया, ये भी कलर लिया, ये भी कलर लिया। सबसे ज़्यादा रीडेबल इसमें वाइट एंड येलो है, ब्लू इसमें रीडेबल नहीं है, ब्लैक इसमें बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। और अगर हम लोग मे बी येलो कलर यूज़ करके देखते हैं बैकग्राउंड में, ये हमारा बैकग्राउंड है। हम इसमें येलो कलर यूज़ करके देखते हैं। येलो कलर के ऊपर हम लोग उसी तरीके से चूज़ करेंगे वाइट कलर।
क्या हो गया, वाइट कलर, ठीक है। और हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट, फिर हम चूज करते हैं लाइट ब्लू फॉन्ट, फिर हम यूज करते हैं लाइट पिंक फॉन्ट, फिर हम इस पे ब्लैक फॉन्ट, फिर हम इस पे यूज करते हैं ब्लू। आपको खुद ही इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि हमें लाइट बैकग्राउंड की वजह से जब हम लोगों ने डार्क कलर का कलर यूज किया तो उसने हमें रीडेबिलिटी के पॉइंटर्स बता दिए। वाइट इट्स 70-30, ठीक है, वाइट को मैं बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं करूंगी, लेकिन लाइट ब्लू, लाइट पर्पल, इट मीन्स एनी कलर विच इज लाइट, वो लाइट बैकग्राउंड पे नहीं चलेगा। ब्लैक एक्सट्रीमली लुकिंग गुड, ब्लू एक्सट्रीमली लुकिंग गुड, yellow and blue, obviously I love these colors, yellow purple yellow blue, I love these colors. So obviously these two looking good, but मैं font को white को इसलिए exclude नहीं कर रही हूँ क्योंकि white color yellow के साथ जब आप एक और इसके साथ कलर यूज करेंगे white and red या white and black या white and blue, तो it will look good. It can be a supportive color. ये white और black can be supportive colors, but ये वाले colors बिल्कुल भी supportive नहीं हो सकते। टाइपोग्राफर कोड्स जो है वो आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप डिज़ाइन के अंदर जब कोई फॉन्ट यूज़ करते हैं उसके साथ आप एपॉस्ट्रोफी यूज़ कर रहे होते हैं या आप कोटेशन मार्क यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने अच्छे कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि एपॉस्ट्रोफी वर्सेस प्राइम, कोट्स वर्सेस इंचेस, ये कोट है जो कर्ली है, ठीक है, जो कर्ली है वो कोट है और जो स्ट्रेट है वो इंचेस है। अब ऐसा क्यों है, हमने ऐसा क्यों डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये वाले जो इंचेस वाले कोट्स होते हैं, इंचेस वाले हम कोट्स अगर यूज करें या एपॉस्ट्रोफी यूज करें इंस्टेड ऑफ इंचेस, तो दैट इज डम कोट्स, दैट इज कंसिडर्ड एज डम कोट। तो हमें डम कोट्स नहीं यूज करने, हमें स्मार्ट कोट्स यूज करने या कर्ली कोट्स यूज करने। तो फिर क्या समझ आया आपको कि एपॉस्ट्रोफी यूज करनी है, तो अगर आपके पास कर्ली एपॉस्ट्रोफी हो फॉन्ट के अंदर तो यूज वो करें, और अगर आपको इंचेस बताना हो कि 11 इंचेस है तो आप स्ट्रेट यूज करें। होता है क्या है, अगर आप लोग कोटेशन मार्क्स ये वाले यूज कर लेंगे, ये वाले कोटेशन मार्क्स यूज कर लेंगे, हेलो लिखा हुआ है, तो ऐसा लगेगा ये इंचेस बताया हुआ है, तो इसको डम कंसिडर किया जाता है। जैसे आप डिजाइनर हो और आपको ये बात नहीं पता है कि आपने स्ट्रेट कोटेशन मार्क्स नहीं यूज करने क्योंकि ये इंचेस कंसिडर्ड होते हैं। तो straight quotation marks, these are inches, and curly quotation marks are considered as quotes or apostrophe. So जो tips and rules हैं हम उनको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो फॉन्ट है वो रीडेबल होना चाहिए, और वो रीडेबल कैसे होगा कि हम गुड चॉइस ऑफ फॉन्ट जिसके इनकाउंटर्स जो हैं वो बड़े हों, ठीक है, इनकाउंटर्स जो हैं वो उस फॉन्ट के बड़े हों, या फिर उस फॉन्ट की जो ये वाली जो स्पेसिंग है ये ज़्यादा हो, ये ज़्यादा हो। उसके अलावा आपके फॉन्ट पे स्ट्रोक ना लगा हुआ हो, सबसे सबसे जो फॉन्ट बुरा लगता है वो। ऑब्वियसली आप लोग को यहाँ पे ये ठीक लग रहा होगा बिकॉज इट्स अ बिगर वन वर्ड, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही इसको ही छोटा कर दूँ तो ये देखें सारा जो एसेंस है वो ख़राब हो जाता है। अगर मैं इसमें से स्ट्रोक हटा दूँ तो फिर उसकी रीडेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी अलाइनमेंट जो है वो आउट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारी अलाइनमेंट है, हमारी अलाइनमेंट ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमें उसको प्रॉपरली साथ अलाइन करना है। अगर अलाइनमेंट नहीं समझ आ रही तो साइड पे आपके रूलर्स होते हैं, उस रूलर्स को आप इस्तेमाल करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, रूलर्स को राइट क्लिक करके शो गाइड्स करें और इसको यहाँ पे ले आएँ, ठीक है। लेआउट की बात करें तो अगर आपकी हेडिंग यहाँ पर आ रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बॉडी टेक्स्ट है वो इतनी लाइन पर आएगा, उसके बाद उसमें इतनी स्पेसिंग का जो है वो इतनी स्पेसिंग की कोई इमेज यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कोई बॉडी टेक्स्ट आ जाएगा, इतना बॉडी टेक्स्ट कर लेते हैं। इस बॉडी टेक्स्ट की हमारी स्पेसिंग कितनी होगी,
ये हमारी बॉडी टेक्स्ट की स्पेसिंग हो गई। इसको हम थोड़ा सा और पॉइंट साइज बढ़ा देते हैं। ये हमारा एक तरह से लेआउट बनता जा रहा है। फिर हम यहाँ पे एक और अलाइनमेंट, हमने बिल्कुल अलाइनमेंट हमारी कम नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे इमेजेस का लेआउट बना सकते हैं। और इसकी नीचे वाली लेयर की स्पेसेस को इक्वल करना है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, ये जो आपको शेप्स मैं दिखा रही हूँ ना, शेप्स का मतलब है इमेज, मतलब यहाँ पे कोई इमेजेस आ सकती हैं, ठीक है, ये नहीं कि शेप ही रहेगी। फिर देखें कि इसकी स्पेस और इसकी स्पेस डिफरेंट है, तो या तो हम इसको इसकी स्पेस के मुताबिक कर लेंगे और इस टेक्स्ट को इधर से शुरू करेंगे, और इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। So thank you so much for watching this tutorial, lecture, theory, whatever you want to say. And please give me your feedback and write your comments and write what you actually learned from this lecture. इस lecture के बाद मैं आपको 19 rules of typography बताऊंगी इसी playlist के अंदर। तो कुछ और सीखना है, कुछ और पूछना है, comment section में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नबी की मदद करें। अल्लाह हाफिज़। आपको मैं यहाँ एक बुक दिखाना चाहूँगी। ये मेरे मेंटोर की बुक है, उन्होंने मुझे दी थी और ये मेरे पास आज तक है। इस बुक को जब भी मैं देखती हूँ, इस बुक को जब भी मैं खोलती हूँ, मुझे कोई ना कोई ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। जब मैं कोई डिज़ाइन कर रही होती हूँ तो फिर आप मुझे उस डिज़ाइन में हेल्प हो जाती है। इन टाइपोग्राफिक बेस्ड पोस्टर्स के थ्रू जो है मैं अपने इंस्पिरेशंस लेती हूँ, अपना आर्ट वर्क डिफ़ाइन करती हूँ। तो मुझे इस बुक से बहुत हेल्प हुई। इस बुक का जो नाम है लेटर फॉर्म्स, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उसको सर्च कर सकते हैं। जो लोग ख़रीद सकते हैं ख़रीद लें, जो नहीं ख़रीद सकते तो देखें कोई और तरीका भी होगा।